स्वर निवेश। स्वर निवेश। दोस्तों, आकाशवाणी के अक्षय खजाने में जो बेशकीमती मोती हैं, उनसे सजा है ये खूबसूरत प्रोग्राम स्वर निवेश। आप इसमें रूबरू होंगे अमर किरदारों की ऐतिहासिक स्वर संपदा से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह प्रोग्राम उन आवाजों से रोशन है जिन्हें सुनकर एक समय दिल की धड़कनें थम से जाती थीं। मन जोश में कहीं कुलांचे भरता था, कभी हंसता तो कभी गर्व से भीतर तक भर उठता था। आज स्वर निवेश के इस अंक के कालजयी स्वर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज कपूर, विष्णु प्रभाकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अपने एहसासात और शहनाई के जादू के साथ। दोस्तों, जिस आजादी में आज हम सांस ले रहे हैं, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे और दुनिया के सामने सर उठाकर प्रतियोगिता में आगे आए हैं, उसकी नींव में आजादी के अमर दीवानों का संघर्ष है। ऐसे ही दीवानों में एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी आजादी के ख्वाब की प्रतिज्ञा को नेताजी के स्वर निवेश के रूप में सुने आज और अभी। यह सुनना नहीं, इतिहास में डूबना है। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। दो शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए।
हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। दोस्तों, जब जब आप कालजयी फिल्म मुगले आजम देखते हैं, आपको याद आता है बुलंद आवाज का मालिक बादशाह अकबर। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। और अकबर का कोई बिंब बनता है तो वो पृथ्वीराज कपूर की आवाज और अभिनय से। लेकिन ये आज कितने लोग जानते हैं कि उनकी जिंदगी का पहला इश्क थिएटर था। रंग कर्म के लिए उनकी दीवानगी का आलम यह था कि उन्होंने अपनी यात्राएं रेल की 3rd क्लास टिकट पर साथी रंगकर्मियों के साथ की। थिएटर उनका जुनून था, उनका इश्क था, उनका मकसद था। आइए फिल्म और थिएटर के उस आफताब से आपको मिलवाएं। मुझे ये लगता है कि रंगमंच इस देश का कभी मरा नहीं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने थिएटर के नाटक के साथियों के साथ 16 वर्ष पूरा देश के भ्रमण करने का। 44 से लेके 60 तक, 60 में फिर मैंने इस रूप में उसके कार्य को स्थगित कर दिया। वो नाटक का काम अब भी हो रहा है। तो मैंने तो ये देखा है इस भ्रमण में, मैं श्रीनगर से लेकर धनुषकोडी तक गया, त्रिचनापल्ली, मथुरा और मद्रास में भी गया। वो जगह है जहाँ पे के साधारण रूप में एक कॉफ़ी का प्याला मांगते हुए बाजार में आप साधारण हिंदुस्तानी में हिंदी में बात करें तो पूरी तरह अगले की समझ नहीं आती थी। और वहाँ ये आलम था कि लोगों ने खेल देखे आके, और कुछ भाइयों ने जिनके कुछ पॉलिटिकल दृष्टिकोण ऐसे बन गए, उन्होंने कहा तुम हिंदी के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आ रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग योर हिंदी इंपीरियलिज्म, वील ग्रीट यू विद ब्लैक फ्लैग्स, ऐसी चिट्ठियाँ आई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। और जब मुझे मौका मिला, एक पब्लिक मीटिंग थी वहाँ पर त्रिचनापल्ली में, तो मैंने कहा, और मथुरा में भी, कि मुझे ये चिट्ठी आई तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वील ग्रीट यू लिखा था, और क्या चाहिए। बाकी आप ब्लैक फ्लैग से करेंगे कि रेड फ्लैग से करेंगे कि येलो फ्लैग से करेंगे कि वाइट फ्लैग से करेंगे, इससे कोई बात ही नहीं पैदा होती। कोई फ्लैग भी ले आइए आप, ये तो फ्लैग तो आपका है, आप ग्रीट करने मुझे आ रहे हैं। अगर आप गाली दे के मुझे ग्रीट कर रहे हैं तब भी वो तो आपके अंदर की चीज़ है। आपके घर में गाली है, आपने गाली दे दी, आप लड्डू लेके आए तो लड्डू दे दिया, आपके घर में लड्डू है तो दे दिए जो आपके अंदर है। तो इस रूप में उन्होंने इस थिएटर को अपनाया। तो यहाँ इतना प्यार इस देश में है, रंगमंच के चाहने वालों के लिए इतने चाहने वाले जहाँ हैं, तो वहाँ उसका भविष्य उज्ज्वल क्यों ना हो। कलाकारों को भी बहुत सा प्रोत्साहन मिल रहा है देश की ओर से। ये नहीं, उस ज़माने में कंसेशन भी नहीं थे जब मैंने शुरू किया, और अब तो कंसेशन है। तो फिर हमें भी कंसेशन मिला, मैं भी कंसेशन का फ़ायदा उठाता रहा हूँ। कंसेशन है, और यानी एकेडमी की ओर से, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से, फिर प्रांतीय गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है हर जगह वो प्रोत्साहन दे रही हैं, वो हेल्प कर रही हैं आर्टिस्ट को। कोई वजह नहीं कि हमारा थिएटर, हमारा रंगमंच आगे न बढ़े। अब तो दिन प्रतिदिन देश की हालत अच्छी हो रही है, देश में हर चीज़ में देश आगे बढ़ रहा है। तो एयर कंडीशन थिएटर होंगे, इत्मीनान से लोग बैठ सकेंगे, इत्मीनान का सांस ले सकेंगे। कलाकारों को भी बहुत सा प्रोत्साहन मिल रहा है देश की ओर से। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारा स्टेज जो है, रंगमंच है देश का, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो किसी भाषा का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, या यानी ऑल इंडिया रूप में हो। हालांकि मेरे थिएटर में तो सब प्रांतों के लोग थे, लड़के लड़कियाँ थे। तो इसमें कोई भाषा ऐसी चीज़ नहीं जो कि किसी रूप में भी किसी बात में बाधा डाल सके। हम इसे ऐसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रगति में रुकावट आएगी, हमारी उठान और उड़ान में रुकावट आएगी। मैं कहा करता हूँ कि 2 जगह पे आज खड़ा है रंगमंच सारे देश का। वो एक फिल्म के दरवाजे के जो एंट्री का दरवाज़ा है वहाँ पर खड़ा है। जो एंट्री के लिए आते हैं, वो फिल्म में दाखिल होना चाहते हैं, वो देखते हैं फिल्म में जगह नहीं है तो वहाँ वो इसमें घुस जाते हैं, इसके ज़रिए फिल्म में जाते हैं। दूसरा रूप है जहाँ के फिल्म ख़त्म होती है और वहाँ से जो आदमी निराश होकर वहाँ से निकलता है, वो है जगह। वहाँ भी थिएटर खड़ा है।
हम एक ऐसे युग में, जो परिवर्तन का युग है, जो चेंजेस दिन प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, उस युग में से गुजर रहे हैं। निराश होने की जरूरत नहीं, हर कदम आगे बढ़ रहा है, हर कदम आगे उठ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह हमारी फिल्म अब विश्व भर में उसका एक स्थान बन रहा है, तो हमारे नाटक का तो स्थान हमेशा ही से था और ये आगे बढ़ के और भी आगे बढ़ेगा। तो ये है कि बहुत कुछ हो रहा है और आने वाला वक्त बड़ा उज्जवल, भविष्य बड़ा उज्जवल नजर आता है मुझे। दोस्तों, शरद चंद्र का नाम जहन में उभरता है तो उनके साहित्य के साथ जिस अमर कृति की याद हमें घेर लेती है वो है आवारा मसीहा, एक अद्वितीय जीवनी जिसे लिखा विष्णु प्रभाकर ने। वे प्रतिबद्ध गांधीवादी थे। मूल्य और सरोकार के बिना उनकी कोई रचना हो यह कहना असंभव है। वे जनता की बेहतरी का स्वप्न देखने वाले लेखक थे। उनके स्वभाव में सूफियाना रंग था जो संस्कृति के पाठ से बना था। आज संस्कृति के इस विलक्षण पक्षधर को सुने जिसने लिखा और बोला तो जन समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, जिसे जानना जैसे इस महादेश को पहचानना है जड़ों से। तो पेश है ये यादगार स्वर। नैतिकता की ऐसी खंडित अवधारणा भय पैदा करती है और भय का लक्ष्य सदा मनुष्य रहा है, समाज नहीं। तभी तो हम व्यक्ति को बदलने का शोर मचाते रहे और समाज व्यवस्था वैसी ही चलती रही। व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समाज की इकाई है। उत्पादन पर आश्रित जनवादी मूल्यों से जुड़े समाजवाद ने व्यक्ति की उपेक्षा करके गलती की। पर आज जब संसार सिमट आया है तो सामाजिक जड़ता, रूढ़िवाद और अविकसित चेतना की उपेक्षा भी नहीं की जा सकेगी। नैतिकता क्या मात्र शब्द में है या अर्थ में? शब्द जब मात्र शब्द रह जाता है या कहें शाब्दिक होकर रह जाता है तो जड़ता को जन्म देता है। तब चेतना के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। नीति नैतिकता के शाब्दिक अर्थों ने हमारी मानसिकता को इतना जकड़ लिया कि सच झूठ की चिंता न करके हम उसी को सच मानते हैं जिसे मानना चाहते हैं। मूल्य दृष्टि का ये संकट संस्कृति का संकट है। समस्या का समाधान हमें नहीं देना है, केवल उन प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाना है जो साहित्य और कला के उपासक उठाते रहे हैं या जो परिस्थितियों में गर्भित होते हैं। क्या अब समय नहीं आ गया है कि व्यक्ति और समाज के संबंधों पर फिर से विचार करें? सोचें कि समाज को यह अधिकार क्यों हो कि वो व्यक्ति की चेतना को लील जाए और अपने पापों का दंड उसे भुगतने को विवश करे। मूल्यों के संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृति भले ही वह आभ्यंतरिक से जुड़ी हो या उत्पादन से मूल्य दृष्टि ही है। युगों पूर्व सुकरात ने जो प्रश्न पूछा था कि क्या हमने सत्य को जान लिया है, वो आज भी उसी तरह से अनवतरित नाना रूपों में गूंज रहा है। नर नारी का संबंध हो या व्यवस्था का, शरीर और चेतना की शुचिता का द्वंद्व हो या व्यक्ति और समाज के रिश्तों का, ये सभी प्रश्न हमारी सत्य की खोज की छटपटाहट को व्यक्त करते हैं। बताते हैं कि हमें एक प्रश्न की आवश्यकता है जो हमें नैतिकता और अनैतिकता के द्वंद्व से उबार कर हमारे अंतर में समग्र नैतिकता की पहचान को रेखांकित कर सके। मार्क्स ने धर्म को अफीम व्यर्थ ही नहीं कहा था। अनेक ऐतिहासिक कारणों से हर वस्तु जब असीम से ससीम और सहज से संकीर्ण हो रहती है तो वो मात्र अफीम ही नहीं, जहर बन जाती है। चेतना का अर्थ ही गतिमयता है। वही तो प्राण में जगत के ऊपर उठकर अति मानसिकता अर्थात योग की राह दिखाती है। ये राह पाप से डरना नहीं, उससे साक्षात्कार करना अर्थात उसका स्रोत ढूंढना सिखाती है। संस्कृति आखिर जीवन पद्धति तो है। विकृति के प्रति थू-थू की भावना जीवन पद्धति की उपेक्षा नहीं होगी क्या? क्या हम ऐसा करना पुसाएगा? इसके विपरीत यदि हम विकृति के स्रोत को खोज लेते हैं तो उसको रूपांतरित करना भी सीख लेते हैं। संघर्ष से मुक्ति यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गीता के युद्ध से विगत उजर जैसा संघर्ष होगा, प्रेम का संघर्ष होगा। हमने कहा कि हम सदा कोश के अर्थों को लेकर लड़ते रहे हैं, पर वे सही नहीं होते। भाषा जीने की प्रक्रिया में से उपजी थी। अर्थ पहले थे, शब्द बाद में आए। आज शब्द प्रमुख हो गया है, तभी तो हम छूछे हैं। और एक स्तर पर तो भाषा को शब्द से तो क्या अर्थ से भी नहीं समझा जा सकता। भाव चाहिए उसे हृदयंगम करने को। युगों पूर्व तात्कालिक परिस्थितियों में नैतिक नियम बने थे। परिस्थितियां बदल जाने पर वे आज वही भाव खो बैठे हैं, पर हम हैं कि उनके उन्हीं अर्थों से चिपके हैं। यही स्थिति नाना रूप भ्रष्टाचार और ग्रंथियों को जन्म देती है। ये त्रासदी हर क्रांति से पूर्व अपने को दोहराती है। तभी सभी संबंधों का अमानवीयकरण हो जाता है और हम आदिम युग की ओर लौटते दिखाई देते हैं। आज सभ्यता इंसान के साथ जो सलूक कर रही है
वो आदिम युग के सलूक से इस अर्थ में भिन्न है कि वो उससे कहीं बदतर है। आज कला और साहित्य में यही स्वर बार बार मुखरित हो रहा है। फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं है। जैसा हमने देखा कि कोश में भले ही न लिखा हो, प्रश्न का एक अर्थ है तलाश। वैज्ञानिक युग में सत्य शाश्वत नहीं होता, सत्य की तलाश शाश्वत होती है। जहाँ तलाश है वहाँ सिद्धांत, विधि विधान सब जड़ हो रहते हैं एक दिन नए को पाने के लिए। पाने की इस छटपटाहट में से ही, इस संघर्ष में से ही जो दर्द उपजता है उसी को सह रहे हैं हम। दर्द के बिना कुछ मिलता है क्या? यही दर्द इस युग की आशा है। यही एक दिन नए को जन्म देगा और ये नया खंड पर नहीं समग्र पर आधारित होगा। भारत जब अपनी आंख खोलता है तो शहनाई के उन सुरों के साथ जो आपके मंगल जीवन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। आकाशवाणी ने इसे नाम दिया मंगल ध्वनि। जैसे भगवान गणेश के स्मरण के बिना पूजा अधूरी है, उसी तरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बिना रेडियो का प्रसारण। पंडित नेहरू ने इस वाद्य को मान दिया। आइए हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सुने। वे जब बोलते हैं तो उसमें भी शहनाई की मिठास है, मादकता है। कलाकार कोई भी हो, संगीत वाला हो, शायर हो या और किसी किस्म के कलाकार हो, वो उनके जितने भी आइटम होते हैं उनमें अगर सही मानों में उनसे पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि जिंदगी के 2-3 आइटम हुए और बस। सब आइटम होते हैं लेकिन यकीन मानिए यादगार आइटम जो उस कलाकार को याद है वो 2 ही 3 निकलेंगे, इससे जाहिर नहीं। उसमें अपना भी है वाकया। वो ऐसा है कि वैसे प्रोग्राम तो किया मैंने बहुत। एक प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर खाली गाने बजाने के लोग कलाकार ही बैठे हुए थे ज्यादातर। उसमें रईस और हुक्मा सेठ लोग कम थे गिने चुने, लेकिन ज्यादातर इनकी तादाद थी। और वो प्रोग्राम बड़े जोरदार का था बंबई में। बहुत काफी अरसे की बात हो गई। हमारे ख्याल में ये 46-47 ऐसा कुछ था। तो साहब उस प्रोग्राम में मुझे भी दावत दी गई, मैं भी गया। सबसे प्रोग्राम हो रहे थे और उसके बाद सुबह का आइटम था। 8 बजे करीब शुरू हुआ था। तो हमको कहा, एक आध आइटम के बाद लोगों ने कहा हाँ साहब आपका बहुत अच्छा था। तो करीब 10 साढ़े 10 का टाइम था। मैं बैठ गया। तो यकीन मानिए साहब कि उस वक्त कुछ अजीब तमाशा था कि जब मैं बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में तोड़ी थी कि मैं तोड़ी बजाऊंगा, और तोड़ी मैंने बजाया, मियाँ की तोड़ी। लेकिन उस रोज ऐसी तोड़ी बज गई कि मेरे आंख में आंसू था खुद, और पब्लिक में यह हालत थी कि कोई बोल नहीं रहा है लेकिन सब आंख बंद किए मजा ले रहे हैं। उसके बाद नतीजा हुआ कि मरतबा गंधार ऐसी लगी कि बीच में एक ज़ईफा थी, बुढ़ी थी, करीब 70-75 साल। वो चिल्ला के कहें कि ये तो अब्दुल करीम खां की आवाज मालूम हो रही है। कौन कहता है कि वो इंतकाल कर गए, वो तो जिंदा है, बोल रहे हैं। तो यकीन मान लीजिए उस वक्त वाकई ऐसी हालत हमारी भी थी कि मेरे आंख में आंसू था। और वो यादगार प्रोग्राम था जो आज तक नहीं भूले और कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा प्रोग्राम हो रहा था कि हमारे ख्याल में पंजाब में, तो उसमें कुछ कव्वाल लोग भी थे, कुछ अपने क्लासिकल म्यूजिक के ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे। हमारा भी आइटम था। और नतीजा ये हुआ कि साहब सबके प्रोग्राम बड़े अच्छे जा रहे थे। हमको जब बैठना पड़ा तो यकीन मान लीजिए जैसे कोरे हो गए। अभी हम जैसे सीखने बैठे, ऐसी तबीयत। तो क्या मामला है? वो बजाते बजाते मैंने अपने साथ को जरा रोक लिया। साजिंदे हमारे चल रहे हैं, हमने अपने साथ को रोका। एक वक्त फौरन मेरी तबीयत मालिक की तरफ बढ़ी। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैंने क्या कसूर किया है, क्या है? तो फौरी जैसे मदद मिलती है। और उस रोज भी ऐसा आइटम हुआ है कि जितने भी कलाकार बैठे एक जमान हो गए, हाँ साहब शहनाई आपकी और आप शहनाई के। आप यकीन मानिए जो लोग ये कहते हैं कि कैसे आग रोशन होगी, दिया जल गया, पानी बरस गया, ये गलत नहीं है। मैं हकीकतन दिल से ईमान से कहता हूँ ये हुआ है। लेकिन उसके जो तरीके हैं हुजूर, वैसे कोई आएगा तब ना होगा। अभी एक हकीम साहब, एक डॉक्टर साहब बताएं कि ये दवा इस तरीके से देना, इतनी देर के बाद देना, ऐसे बना के इसको घोल के तब देना, और आप सब मिला के इकट्ठे दे दीजिए, बेवक्त दे दीजिए, कैसे वो असर करेगी? नुकसान कर जाएगी। तो इसी तरीके से वो उसमें कुछ
ऐसे श्लोक हैं, ऐसी चीजें हैं कि जिसके पढ़ने से जिसमें दिल पढ़ेगा तब होगा। विश्वास तो होना ही चाहिए। हमने पहले कह दिया कि संगीत का लगाव जिस वक्त सही मानों में सुर लगता है, कोई कलाकार ये बताए कि उस वक्त उसकी तबीयत कहाँ जाती है, वो कुछ ऐसी चीज देखता है कि मुंह से बयान नहीं कर सकता। तो ये संगीत उसके तरफ तो है ही। मालिक लोग कहते हैं ना कि स्वर और ईश्वर वो सब क्या है, ये मजाक नहीं है, लेकिन हाँ उस दर्जे पर आने के लिए काफी टाइम की जरूरत है। स्वर निवेश के इस प्रोग्राम का आज आगाज था, लेकिन यह प्रोग्राम खत्म होने से पहले आज थोड़ा सा वक्त और मांग रहा है, क्योंकि यदि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जादू यहां नहीं बिखरा तो एक अधूरापन, एक कसक रह जाएगी। तो सुनिए शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से बहता ये मंगल स्वर। शहनाई यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यानी शहनाई। ये अनूठा इतिहास है, तो आइए और खो जाइए। दोस्तों आज के लिए हमारा ये उपहार कम होकर भी बहुत है। अगले अंक का इंतजार करें, हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ और अमर आवाजों से। चलिए आपसे क्या छुपाना, अगले अंक में आप सुनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गीतकार प्रदीप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बेगम अख्तर से बातचीत, और हां उनकी ठुमरी भी। दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्कार। स्वर निवेश। स्वर निवेश।